हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल जी इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे लोग, यानी कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। उसमें हम जो है उससे संबंधित दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एपिसोड 8 और एपिसोड 9, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे लोग, पहला पढ़े थे लोग गुलाम वंश, जिसे दास वंश या ममलुक वंश कहा जाता है। उसके संबंध में हम आपको पढ़ा चुके थे। आज का जो वीडियो है खिलजी वंश से संबंधित है। हम बताए थे कि 5 गो प्रमुख वंश है जो कि सल्तनत काल में पढ़ना है, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक, जिसमें से पहला वंश जो है हम पढ़ा चुके हैं गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश जिसे कहा जाता है। 1206 से 1290 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद जो है एक नया वंश आता है जिसे हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं लोग। उससे संबंधित जो भी आज फैक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने वाले हैं, बारी बारी से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होगा। 1 मिनट 2 मिनट देख कर जाइएगा लोग तो कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है दिल्ली सल्तनत, जिसे सल्तनत काल कहते हैं, उसका ये दूसरा वंशज है, ठीक है ना। खिलजी वंश पहला दास वंश था, ये खिलजी वंश है। इस खिलजी वंश का अगर शासन काल का बात किया जाए तो इसने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है दिल्ली के क्षेत्र में शासन किया, ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। अगर संस्थापक का बात किया जाए तो इसके जो संस्थापक थे खिलजी वंश के संस्थापक, उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किए। इसके संस्थापक का नाम फिर से सुन लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डेट का बात किया जाता है, डेट था 13 जून 1290। डेट का बात किया जाए तो डेट था 13 जून 1290 ईस्वी में इन्होंने किलोखरी महल में, किलोखरी महल जो कि दिल्ली के आसपास है, किलोखरी महल में क्या कराया, अपना राज्याभिषेक कराया और वहाँ के शासक बने। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्र दराज शासक, यानी कि इनका उम्र इतना ज़्यादा हो चुका था, ये बूढ़े हो चुके थे, इनका उम्र लगभग 70 साल था। इनका उम्र जो था लगभग 70 साल से। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे उम्र दराज शासक कौन था, यानी कि सबसे उम्र ज़्यादा किसका था, सबसे अधिक उम्र में कौन राजा बना था, तो उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। अब देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसी का भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसी अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान पर भेजते हैं। देवगिरी अभियान पर भेजते हैं, कहते हैं कि वहाँ हमारा नियंत्रण नहीं हो रहा है, जाओ वहाँ पे अटैक करो, वहाँ के राजा से बातचीत करो। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा था, जाता है वहाँ यादव वंश का शासक था। वहाँ जो था यादव वंश का शासक था, उसका वहाँ का राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो था वहाँ का राजा था। और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर जाता है, आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बहादुर था, सैन्य शक्ति उसके बहुत विख्यात था, सैन्य शक्ति। वहाँ पर काटमार करता है और वहाँ से अपार धन लूट कर जो है क्या होता है, दिल्ली को अग्रसर करता है। उसी समय उसके दिमाग में आता है कि जो हम धन लूटे हैं ये पूरा देने से क्या फ़ायदा, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, क्यों ना हम ही राजा बन जाए, इनको मारकर क्यों ना हम ही राजा बन जाए। तो क्या करता है कि बहुत सारा धन लूटता है, लेकिन इनको जानकारी जो है राजा को कहता है कि इतना मैंने बहुत कम बताता है, जितना लूटता है उससे बहुत कम बताता है और बहुत सारा धन जो है अपने पास रख लेता है। जब जलालुद्दीन खिलजी को इसकी पता चलती है, जब पता लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं नाराज होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी क्रम में जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। उनका भतीजा और दामाद भी था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इनका भतीजा तो था ही, ठीक है ना, इसका दामाद भी था। तो क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में मार देता है और खुद राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी से 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद सबसे उम्र दराज शासक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी। उम्र कभी कभी पूछ देता है तो 70 वर्ष याद रखिएगा। इनको किलोखरी महल में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। देवगिरी अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी को किसने भेजा था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा था। और जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कहिए या भतीजा कहिए, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। वो 1296 ईस्वी में जो है अपने ससुर को ही क्या करता है, अपने चाचा यानी कि ससुर को ही मार देता है और खुद राजा बन जाता है। उसके बाद जो है शासक कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, ठीक है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में, एसएससी में, बीपीएससी में, जो भी आप एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी हिस्ट्री पूछा जाता है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी से। इससे संबंधित बारी बारी से हम देखते हैं, ठीक है। इसका वास्तविक नाम का अगर बात किया जाए तो बहुत सारे बुक में अली दिया हुआ है, किसी किसी बुक में जो है गुरुसाप्त दिया हुआ है। 2 का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था, जो कि आगे चल के क्या कर लेता है, अपना नाम अलाउद्दीन खिलजी रख लेता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, एक नाम था अली, एक नाम था गुरुसाप्त।
एक नाम था अली, दूसरा नाम था गुरसा। इसका राजस्व सिद्धांत का बात किया जाए, जब इस शासक बना उस समय क्या था, सभी लोग इसके खिलाफ था। खिलाफ इसलिए था क्योंकि क्या किया था, राजा को मारकर शासन बना था, ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसमें पहला देखिएगा राजस्व सिद्धांत इसका क्या क्या था। पहला बात है कि उसने इस्लाम धर्म के अनुसार शासन नहीं किया। दिल्ली सल्तनत में जो भी दास वंश थे वो इस्लाम धर्म को मानकर, यानी कि खलीफा को मानकर, अपना सर्वोपरि मानकर जो है क्या करते थे, शासन करते थे। लेकिन इसने क्या किया, इस्लाम धर्म के अनुसार शासन ही नहीं किया, यानी कि इस्लाम धर्म में जो भी नियम कानून था उसको अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता था। उसके आगे देखिएगा उसने खलीफा के पद की स्वीकृति नहीं दी। खलीफा से जो है सुल्तान के पद की स्वीकृति नहीं दी, यानी कि जो भी सुल्तान बनता था या राजा बनता था वो खलीफा से क्या लेता था, आज्ञा लेता था, कहता था कि आप मेरी स्वीकृति कीजिए, यानी कि वैधानिक रूप से कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कुछ नहीं किया, सब इस्लाम धर्म के विरोध इसने काम किया। उसके बाद देखिए उसने निरंकुश शासक, हम बताए थे इसके पिछले वीडियो में, बलवान जो था रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। सेम उसी सिद्धांत पर जो अलाउद्दीन खिलजी चलता है, ठीक है ना। निरंकुश की नीति कहने का मतलब है कि राजा ही सर्वोपरि होगा, यानी कि जो भी काम किया जाएगा राजा को हित में रख के किया जाएगा, राजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रजा कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, प्रजा गरीब हो जाए, भूखे मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। राजा वही काम करेगा या उसके मंत्री या उसके जो भी सैनिक है राजा के हित में ही काम करेंगे कि राजा को कोई नुकसान नहीं हो। राजा जो है इसमें सर्वोपरि था। उसी को जो है क्या कहा जाता है, निरंकुश शासक। बलवान ने अपनाया था, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। इसी क्रम में आगे देखिएगा तो उसने विद्रोह को दबाने के लिए, यानी कि इसके खिलाफ जो है बहुत सारे विद्रोह होने लगे, षड्यंत्र होने लगे कि इसको कैसे हटाया जाए, इसको किसको मारा जाए। जब इस चीज़ का अलाउद्दीन खिलजी को आभास हुआ तो इसको उसने क्या किया, उसने चार विद्रोह, उसने 4 अध्यादेश जारी करवाए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसी क्रम में जो है उसने क्या किया कि विद्रोह को दबाने के लिए 4 विद्रोह हुए, यानी कि विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जारी करता है। पहला अध्यादेश था कि जो भी इसके पहले जो भी शासक थे अपने मंत्रियों को, अपने सिपह सलार को या जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे उसको क्या करता था, भूमि दान में देते थे या जमीन दान में देते थे या बहुत सारा धन दौलत या जागीर देते थे। उसको क्या किया कि दान, उपहार या पेंशन में जो भी भूमि दी गई थी उसको क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी हड़प लेता है, यानी कि वापस छीन लेता है। उसके बाद देखिएगा अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग इसलिए गठन किया क्योंकि हमारे बारे में समाज में या राज्य में कौन कौन सा बात चलाया जा रहा है, कौन अच्छा बात है कौन बुरा बात है, इसको जानने के लिए अभी का जो CID कहा जाता है, CBI, उसी से रिलेटेड ही जो है गुप्तचर विभाग था कि राजा के हित में कौन बात कर रहा है, राजा के खिलाफ कौन बात कर रहा है। अगर राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उस षड्यंत्र को उजागर होने से पहले ही जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, उसको दबा देता था, यानी कि उसको जान से मरवा देता था। उसके बाद देखिएगा उसने एक अच्छा काम किया, शराब को, भांग को, जुआ को, यानी कि जो भी ऐसे काम थे उसको क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। राज्य में जो है शराब पर पाबंदी लगा दिया, भांग पीने पर, गांजा पीने पर, जुआ खेलने पर, इस सब चीज़ पर जो है क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, प्रतिबंध लगा देता है। इसके पीछे भी कुछ कारण था। इसके पीछे यह कारण था कि जब भी शराब पिएगा तो वहाँ लोग इकट्ठा होगा, या जुआ खेलेगा तो लोग इकट्ठा होगा, या भांग पिएगा या गांजा पिएगा तो कुछ लोग इकट्ठा होगा। अगर इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, राज्य के विरुद्ध, यानी कि हमारे विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि हमारे विरुद्ध जो है षड्यंत्र होगा, लोग बातें करेंगे, हमको मारने की कोशिश किया जाएगा। इसलिए इससे संबंधित यानी कि जो भय था उसको कि यहाँ से जो है लोग इकट्ठा होकर हमारे बारे में बुराई करेंगे या संगठन बना लेंगे, उस चीज़ को जो है अलाउद्दीन खिलजी समाप्त ही कर दिया। उसके बाद देखिएगा अमीरों एवं सरदारों के दावत, यानी कि जो भोज होता है, और विवाह संबंधों पर रोक लगा दिया। जो भी अमीर लोग थे, तो कोई भी संगठन बनता है या कोई भी बातचीत किया जाता है तो शादी विवाह में या बहुत इकट्ठा होते हैं वहीं ना किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखकर क्या किया कि अमीर या जो भी सरदार थे, कहा कि आपको भोज करना ही नहीं, इनकी दावत पर किसी को बुला नहीं सकते हैं, और आपस में जो है विवाह संबंध अब नहीं कर सकते, यानी कि एक दूसरे का विवाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि विवाह करेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में इसकी शक्ति बढ़ेगी और हमारे आगे चल के हमारे विरोध खड़ा हो जाएगा और हमारा शासनकाल जो है समाप्त हो जाएगा। इसका डर जो है अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा लगा रहता था। ठीक है, उसी में देखिएगा इसने हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उसको निर्धन बनाया, यानी कि हिंदुओं को खूब लूटा। कहा कि हिंदू को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हिंदुओं को भी खूब लूटा। इसलिए लूटा कि वो निर्धन रहेंगे तो हमारे विरोध कोई भी षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। तो याद रखिएगा, विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश। पहला है दान, उपहार या पेंशन में दी गई भूमि को वापस ले लेता है। दूसरा है अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन करता है। तीसरा है शराब, भांग और जुआ पर प्रतिबंध लगा देता है। और चौथा है अमीरों और सरदारों के दावतें यानी कि विवादों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है, रोक लगा देता है। उसी में था कि हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उसने निर्धन बनाया, यानी कि गरीब बनाया, ताकि वे विद्रोह ना कर सके। ये जो था आपके विद्रोह दबाने के प्रयास थे
अलाउद्दीन खिलजी की। उसी में देखिएगा इसने राजस्व यानी कि कर व्यवस्था कैसे कैसे निर्धारित किया। तो मंगोलों से मुकाबला करने के लिए उसने सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए कर वृद्धि कर दी, यानी कि मंगोल जब आक्रमण करते थे तो उसके लिए क्या है, सेना रखना पड़ेगा, अच्छा सैन्य विभाग, वेतन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी पड़ा, उसको पैसे की जरूरी पड़ा, धन का जरूरी पड़ा। तो इसको पूर्ति करने के लिए क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी जो है कर वृद्धि कर देता है, कर को क्या करता है बढ़ा देता है। इसी क्रम में देखिएगा जो भू राजस्व दर बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया गया। जो पहले 1/3 था कुल उपज का, वो अब कितना कर दिया गया 1/2, यानी कि जो है आपका राजस्व जो भू राजस्व विभाग जो कर था उसको क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा दिया। 2 नए कर लगाए। अब देखिए क्या क्या, बार बार क्वेश्चन पूछता है। चराई कर, बकरी भैंस गाय आप अगर कोई भी दुधारू पशु को घास तक चराते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसका कर देना पड़ेगा। किसने लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चराई कर लगाया था। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चराई कर यानी कि बकरी गाय दुधारू पशुओं पर चराई कर किसने लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चराई कर लगाया था। उसके बाद गढ़ी कर, गढ़ी कर मतलब घर कर। अगर घर में रहते हैं आप, जितना रूम में रहते हैं, जितने बड़े घर में रहते हैं उस हिसाब से आपको कर देना पड़ेगा। तो इसने घर पर भी कर लगाया। तो बार बार एग्जाम में पूछता है 2 नए कर अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन थे, तो वो था चराई कर और गढ़ी कर, ठीक है। आगे देखिएगा इसी में पहला जो सुल्तान था उसने भूमि को क्या कराया, नाप या पैमाइश कराकर जो है कर वसूला। क्या किया, भूमि को पहले नापवाया कि कितना कट्ठा आप रखे हैं भूमि, या कितना उस समय जो भी माप प्रणाली हो उस हिसाब से भूमि को मापवाता है, ठीक है। और उस पर जो है 1/2 जो है भू राजस्व को वसूली करता है। यानी कि जो भी भ्रम में लोग थे या जो भी उसके जमींदार थे कि हम इतना ही भूमि रखे हैं, तो उसको माप कराता है। इससे वास्तविकता को उसको पता चल जाता है कि कितना जमीन इनके पास है, उस हिसाब से जो है कर वसूलता है, जिससे इसके कर वृद्धि होती है और सैन्य व्यवस्था इसका मजबूत होता है। इसी क्रम में देखिएगा उसने राजस्व एकत्रित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। आज के समय में जो है अधिकारी नियुक्त किया जाता है अनुमंडल में या जिला में, जो कि भू राजस्व को क्या करता है टैक्स के रूप में हम लोग से वसूलता है, ठीक है ना, जमीन पर पट्टा के रूप में। उसी को जो है राजस्व एकत्रित करने के लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था मुक्त राज। मुक्त राज जो है उसका नाम था। ऐसे संबंधित एगो जो है विभाग के भी गठन कर दिया कि एक विभाग रहेगा जो इसका जांच पड़ताल करेगा। उस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। मुस्तखराज जो है इससे संबंधित जो था इसने अधिकारी नियुक्त किया और इससे संबंधित एक विभाग की भी स्थापना की। जो है राजस्व कर व्यवस्था था आपका विद्रोह से दबाने के लिए प्रयास हो गया, ठीक है। उसके बाद राजस्व सिद्धांत हो गया। इसके बाद जो भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी क्रम में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सुधार में देखा जाता है अस्थायी सेना एवं नगद वेतन देना। सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, शुरू करता है अस्थायी सेना रखता है। पहले के जो शासक थे क्या करते थे, जब युद्ध का समय आता था तो सैनिकों को रखते थे और जब युद्ध समाप्त हो गया था वेतन देकर क्या करते थे, उनको फिर हटा दिया जाता था, यानी कि भेज दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, अस्थायी सेना रखा, यानी कि जितना दिन तक वो शासक रहा हमेशा के लिए परमानेंट क्या किया, सैनिक भर्ती कराया। उसके बाद नगद वेतन देता था, वजीर यानी कि जमीन नहीं देता था, उपहार नहीं देता था, क्या करता था नगद वेतन जो है देना जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है शुरू किया। उसके बाद उसने सैनिकों का हुलिया लिखना, यानी कि सैनिक के हुलिया क्या है, जैसे कि आज हम लोग कोई भी फॉर्म डालते हैं लोग तो कोई भी बर्थ मार्क या कोई भी फेस पकड़ या हाथ पकड़ जो है लिखते हैं लोग, उसने क्या किया सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया कि आखिर ये काला है कि गोरा है, कहाँ कटा हुआ है, इसने शुरू किया। उसके बाद घोड़े दागने का प्रथा, यानी कि जिस सैनिक को घोड़ा देखता था, जो घुड़सवार थे, उसको पर्सनल घोड़ा दिया जाता था। उस घोड़े के पहचान के लिए घोड़ा के जो है अपना एक चिन्ह बनवाया, उससे घोड़े को दाग देता था, जिससे घोड़ा जो है अदलन बदलन जो है कोई बदल कर नहीं ले जा सके। ये जो है प्रथा उसने चलाया। 2 को प्रथा याद रखिएगा, अस्थायी सेना एवं नगद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया। उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखना एवं घोड़े दागने का प्रथा जो है उसने चलाया। उसके बाद बाजार सिद्धांत इसके बहुत जो है कठोर थे और बहुत प्रचलित भी था। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल नियंत्रण प्रणाली यानी कि मूल कहने का मतलब दाम, यहाँ मूल में हो जाएगा आधा लॉ और यह मूल नियंत्रण प्रणाली, यानी कि जो दाम बढ़ता था उसको किया फिक्स कर दिया कि दाम नहीं बढ़ेगा। जब तक यह शासन किया तब तक दाम में यानी कि सामान में कोई वृद्धि नहीं हुआ। इससे उसको फायदा यह हुआ कि सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ाना पड़ा, या जो भी मंत्री थे उसके मंत्री पद था उसे किसी का भी वेतन बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि उसने मांग भी नहीं किया, क्योंकि जब जिस चीज़ की जरूरत है उसका अगर मूल नियंत्रण कर दिया जाए तो क्या जरूरत नहीं पड़ता है वेतन बढ़ाने का। इसलिए उसने सबसे पहले इस पर काम किया कि जो दाम है सामान का उसको फिक्स करवा दिया कि इससे दाम ना बढ़ेगा ना लोग जो है अधिक वेतन का मांग करेगा। उसके बाद देखिएगा नाप तौल में जो माप तौल था उसके बेईमानी पर रोक लगाया और एक प्रचार किया और एक जो है एक लेख लिखवाया और सबको क्या किया, आदेश दिया कि जो भी जितना तौल
माप तौल में जो भी जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतने मांस को काट कर उस चीज़ की पूर्ति किया जाएगा। ये जो है इसका बहुत खौफनाक नीति था, जिससे जो है व्यापारी लोग बहुत डरे रहते थे। कोई किसी को भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी चीज़ जो है किसी को भी कम नाप तौल कर दे। उसके बाद देखिएगा तो खदान बाजार करने का मतलब है खाने वाले वस्तुओं के लिए अलग बाजार की व्यवस्था करवाया, ठीक है। निर्मित वस्तु का बाजार जो हाथ से निर्मित किया जाता है, ठीक है ना, जो हाथ से निर्मित किया जाता है, खिलौना जो भी काठ का लकड़ी होता है, ठीक है ना, लकड़ी के जो भी सामान है निर्मित बाजार के लिए अलग व्यवस्था करवाता है। उसके बाद दैनिक वस्तुओं के लिए जो डेली यूजेज सामान है उसके लिए अलग बाजार की व्यवस्था कराया, ठीक है ना। जिस तरह मॉल में होता है हर चीज़ अलग अलग जो है सेपरेट रखा रहता है उस तरह इसने करवाया। उसके बाद पशु और गुलामों को खरीदी बिक्री के लिए जो है अलग बाजार जो है इसने बनवाया, यानी कि पशु खरीदना हो या दास खरीदना हो, ठीक है, उसके लिए इसने अलग बाजार की व्यवस्था करवाई। किसी को भी एक दूसरे में मिक्स नहीं किया, सबको अलग अलग करके इसने क्या किया, बाजार सिद्धांत को लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिएगा इसने सिकंदर स्थानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। बार बार एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद उसने एक नवीन धर्म भी चलाया था, धर्म की स्थापना की, जो कि असफल रहा, जो कि सफल नहीं रहा। आगे देखिए साम्राज्य विस्तार की अगर बात किया जाए, किस किस चीज़ पर ये अभियान किया, किस किस चीज़ को जीतने का प्रयास किया, कहाँ कहाँ इसने सैनिक अभियान किया, उसके क्षेत्र में जो है गुजरात आया, रणथंभौर आया, बंगाल आया, चित्तौड़, दक्षिण भारत में भी इसने क्या किया, अभियान चलाया और इसमें बहुत जगह क्या हुआ, सफल भी रहा। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं लोग गुजरात अभियान में उसे मलिक काफूर, नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा मिला था जो कि दक्षिण विजय में उसका बहुत साथ दिया था। इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी खरीद कर इसको लाया था, जिसका नाम था मलिक काफूर। वहीं मलिक काफूर को दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसी मलिक काफूर को जो है क्या किया, दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा था और वो जीत कर भी आया था। डेट क्या बात किया था, 307 ईस्वी में। उस समय जो है उस समय दक्षिण भारत में शासक कौन था, रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव था। आगे देखिएगा इसका जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जफर का, मंगोलों से लड़ते हुए क्या हुआ, मारा गया। एग्जाम में पूछता है कि इसका कौन ऐसा सेनापति था जो मंगोलों के आक्रमण के क्रम में मारा गया, उसका नाम था जफर का। रानी पद्मावती, आप मूवी में देखोगे पद्मावती, इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, उसी पद्मावती का बात किया जा रहा है, जो कि क्या थे, रतन सिंह की वाइफ थी पद्मावती, या पद्मावती कहिए, ठीक है ना, जिसे पद्मनी भी कहा जाता है। और चित्तौड़ राज के महारानी थी, चित्तौड़ राज के महारानी थी। कहा जाता है कहानियों में कि अलाउद्दीन खिलजी एक बार इनको देख लिया था और इनकी सुंदरता पर मनमुग्ध हो गया था, तो रतन सिंह से कहता है कि मुझे एक बार सिर्फ क्या कीजिए, उनसे मुलाकात करा दीजिए, हम उसके बाद नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो है चित्तौड़ को घेर लेता है और जिद कर बैठता है कि हमें उनसे मिलना ही है। लेकिन लास्ट में जो है रानी पद्मावती जो थी, जो पद्मनी थी, अपने जौहर के माध्यम से क्या किए, जब उसके पति सौहर यानी कि उसके जब हस्बैंड रतन सिंह मारे जाते हैं तो ये जौहर कर लेती है, यानी कि राजपूतों में एक जौहर की प्रथा है जो आग में जो है जिंदा जल जाया जाता है। पति के मरने पर ऐसा कुछ राज पर खतरा आता है तो अपने आन बान यानी कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो होती है राजपूत महिलाएं जो होती है जौहर कर लेती है, यानी कि आग आत्मदाह कर लेना, आग में खुद ही जल जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। यहाँ से लिख लीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, इसने जो है पद्मावत नामक किताब लिखी थी। बहुत ही एग्जाम में पूछता है कि पद्मावत नामक किताब किसने लिखा है, उसका नाम था उस लेखक का मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत नामक बुक की रचना की थी। आगे देखिएगा दक्षिण भारत को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला ऐसा शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय भी किया और उसको क्या किया, दिल्ली सल्तनत में मिला ले। जो भी कर्नाटक वाले, तमिलनाडु वाले, गोवा वाले जो भी राज्य है, तेलंगाना वाला, उसको क्या किया था, इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था, इसके समय मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। इसी मंगोल आक्रमण में जो है इसका सेनापति जफर खान मारा गया था। इसके बाद जो है एक कमजोर शासक आता है जिसका नाम है मुबारक शाह। ये बहुत विचित्र शासक था, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसके शासनकाल का बात किया जाता है 1316 से 1320 ईस्वी तक ये शासक रहा। ये अयोग्य शासक था, उतना इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ है नहीं। इसने खलीफा का पद खुदे धारण कर लिया था, जो जिसका विरोध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खलीफा से कोई स्वीकृति नहीं ली थी, लेकिन इसने क्या किया, खलीफा से स्वीकृति भी ली और क्या किया, खलीफा का पद धारण कर लिया। इसमें एक बहुत बुरी आदत थी, इसने नंग स्त्री और पुरुषों के साथ रहना इसको बहुत पसंद था। कभी कभी यह अपने राज दरबार में भी नंगा होकर जो है दरबार में दौड़ते रहता था और लोगों को परेशान करता था, ठीक है। उसके बाद जो है एक और कमजोर शासक आता है जिसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो खां। 1320 ईस्वी में ही आता है और इसका खात्मा जो होता है 1320 ईस्वी में ही हो जाता है।
ये मुबारक शाह का, यही मुबारक शाह का ये क्या था, वजीर था, मुबारक शाह का वजीर था। वजीर कहा जाए तो प्रधानमंत्री जैसा पद होता था, जो कि राजा के नीचे का पद होता था। तो ये जो था खिलजी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, ये नहीं कहते कि हम सब पढ़ा दिए हैं, इतना जरूर पढ़ा दिए जो बार बार एग्जाम में पूछता है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना अगर देख के जाते हैं तो पीटी के लिए, किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, बीपीएससी जो 67वीं होने वाला है उसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत हद तक जो है आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे जो चैनल है नॉवल जीएस क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।